मैनचेस्टर यूनाइटेड को नए प्लेयर्स की जरूरत नहीं थी। उन्हें सिर्फ याद कराना था फुटबॉल सिंपल कैसे लगता है। अगर मैं सोचूं, जब सिंपलिसिटी वापस आ जाती है ये टीम में, तो तीन अलग प्लेयर्स का नजरिया ही बदल जाता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को जनवरी में एक और मिडफील्डर की जरूरत तो थी, बट क्लब ने ये कह दिया कि नहीं यार, पैसे नहीं है, समर में 200 मिलियन खर्च किया है, तो आपको जनवरी में बिना मिडफील्डर के साथ ही खेलना पड़ेगा। उन्हें एक्चुअली रीबिल्ड नहीं चाहिए था। उन्हें कोई रेवोल्यूशनरी टैक्टिक्स नहीं चाहिए था। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, एक सिंपल टैक्टिकल डिसीजन, जिसके वजह से मैन यूनाइटेड आज की तारीख में 5 गेम में 4 विंस 1 ड्रॉ ये वाला रिकॉर्ड लेके चल रही है। और जैसे ही वो डिसीजन हुआ, ब्रूनो फर्नांडिस सडनली वर्ल्ड क्लास लगने लगे। कैसेमिरो, जिसे फेमसली कहा गया था हिज लेग्स हैव गॉन, इज लुकिंग वर्ल्ड क्लास राइट नाउ। कोबी माइनू, जो जनवरी में नापोली लोन जाने वाले थे, वापस शाइन कर रहे हैं। तो सवाल ये नहीं कि कैरिक ने क्या किया, ठीक है, सवाल ये है यूनाइटेड इतने टाइम से खुद को कॉम्प्लिकेट कर ही क्यों रहा है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पीएन प्लेबुक। तो व्हेन कॉम्प्लेक्सिटी लुक्ड लाइक प्रोग्रेस, रूबेन अमोरिम के टाइम पे यूनाइटेड का स्ट्रक्चर काफी मॉडर्न था। बैक थ्री खेल रहे थे, 3-2-4-1 था, बॉक्स मिडफील्ड, पोजिशनल कंट्रोल। पेपर पे तो काफी ब्रिलियंट लग रहे थे, पिच पे डिस्कनेक्ट बहुत ऑब्वियसली दिख रहा था। ब्रूनो फर्नांडिस एक डीपर रोल में शिफ्ट हो गए, नंबर 8 पोजीशन में। टीम में ऑलरेडी 2 नंबर 10 टाइप प्रोफाइल थे, मैथायस कुन्यो और ब्रूनो, ठीक है। और उसी चक्कर में आपने एम्बुएमो को भी ऐड कर लिया। तो ब्रूनो को बोला गया, देख यार, अब तू एक काम कर, तू ये गेम कंट्रोल किया कर, ठीक है। लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस कोई कंट्रोलर नहीं है, वो एक प्रोवोकेटर है, वो एक रिस्क टेकर है। इम्पॉसिबल पासेस ट्राई करेगा, गेम को तोड़ेगा एक जीनियस मूव से। और जब आपके टीम के सबसे बड़े रिस्क टेकर को आप अपने गोल के पास रखते हो, तो टर्नओवर बहुत जल्दी हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? यूनाइटेड मिडफील्ड बैटल लूज कर रही थी, कासेमीरो को हर जगह भागना पड़ रहा था, यूनाइटेड हर जगह कंसीड कर रही थी, ट्रांजिशंस वल्नरेबल लगने लग गए थे, पोजीशन स्टराइल लग रही थी। क्रिएटिविटी सिस्टम के वजह से नहीं, सिस्टम के बावजूद हो रही थी, क्योंकि कूनिया और एम्बुमो का रन इतना अच्छा हो रहा था, आधे से ज्यादा टाइम तो बॉल ही नहीं आ रही थी, ठीक है। इसी वजह से कासेमिरो भी सडनली स्लो लगने लगे, माइनू भी लिमिटेड लगने लगा। यहां तक कि माइनू जो भी गेम खेलता, यूनाइटेड हार जाती, क्योंकि रूबेन अमोरिम ने फेमसली कहा था कि वो नंबर 10 पोजीशन का रिप्लेसमेंट है ब्रूनो का। बट ब्रूनो अब नंबर 8 पे खेल रहा है। जब माइनू नंबर 8 पे आता था और उगाटे साथ खेलता था, तो नेवर वर्कड आउट। तो प्रॉब्लम प्लेयर नहीं थे, प्रॉब्लम अलाइनमेंट थी। अब एक छोटा सा चेंज, जिसके वजह से तीन अलग अलग प्लेयर एकदम एकदम अलग लग रहे हैं आज के तारीख में। तो कैरिक ने कोई टैक्टिकल रेवोल्यूशन इन्वेंट नहीं किया, उसने कुछ और किया जो काफी पावरफुल है। उसने ये सिस्टम से कॉम्प्लेक्सिटी हटा दी, बैक फोर ला दिया, 4-2-3-1, क्लियर रोल्स, कॉम्पैक्ट दिखने लग गए यूनाइटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रूनो वापस चले गए एक ऐसे पोजीशन पे जिसके वजह से उनका करियर वर्ल्ड में इतना फेमस बन चुका है। उस पोजीशन का नाम है नंबर 10। अगर मैं नंबर 10 को टैक्टिकली समझाने की कोशिश करूं, तो फुटबॉल में उसे जोन 14 कहते हैं। देखिए, फुटबॉल एज अ स्पोर्ट अगर आप जितना सिंपल रखेंगे तो वो उतना इजी होगा, बट ऑब्वियसली डेटा एनालिटिक्स के आज की तारीख में काफी सारे एरियाज हैं फुटबॉल में, जहां अलग अलग एरियाज को एक एक जोन करके मार्क किया जाता है। तो ब्रूनो जिस जगह पे खेलता है उसे हम कहते हैं जोन 14। अगर मैं ये आपको समझाऊं एक टैक्टिक्स के रूप में, अगर आप ब्रूनो फर्नांडिस का पोजीशन देखो जोन 14 में, वो पेनल्टी बॉक्स के जस्ट बाहर रहता है, जिसके वजह से वो काफी इफेक्टिव रहता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर मैं ब्रूनो फर्नांडिस की बात करूं, जब रूबेन अमोरिम थे,
तो 50% ऑफ द टाइम वो सेंट्रल मिडफील्ड में खेलते थे, 24% एक अटैकिंग मिडफील्ड रोल में, जिसके वजह से उनका अटैकिंग आउटपुट जो है वो बढ़ गया। अगर मैं एक हीट मैप के बारे में बात करूं, ब्रूनो फर्नांडिस जब नंबर 10 पोजीशन पे खेलते हैं, अगर आप यहां देखेंगे 18% प्लस 16% प्लस 7%, तो अगर मैं सिंपल मैथ्स करूं तो ये 41% है। 41% में उन्होंने सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट किए हैं पिछले 5 मैचेस में। बट अगर मैं पूरे सीजन का देखूं, जब वो सेंट्रल मिडफील्ड में खेलते थे, 12% प्लस 3% प्लस 5%, मतलब 20% उन्होंने ओपन प्ले चांसेस क्रिएट किए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा चांस क्रिएट करने वाले प्लेयर को अगर आप सबसे ज्यादा दूर रखोगे तो वो चांस क्रिएट ही नहीं कर पाएगा। 206 चांसेस, 25 असिस्ट, ये कोई स्टैटिस्टिक नहीं है, ये आइडेंटिटी है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, और ये आइडेंटिटी है ब्रूनो फर्नांडिस की। और जब ब्रूनो फर्नांडिस वापस घर आ गया, हम सबको पता है क्या हो गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड एक बहुत ही अलग सी टीम लग रही है आज के तारीख में। बट ब्रूनो के नंबर 10 जाने से एक बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, वो है कासेमिरो का सच। देखिए, नैरेटिव बहुत सिंपल है, ठीक है, हिज लेग्स आर गॉन, ओके, लेकिन फुटबॉल में कभी लेग्स गॉन नहीं होती, लोड बढ़ जाता है। जब वो 3-4-2-1 में था, कासेमिरो एक्सपोज हो चुका था, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस का नेचुरल इंस्टिंक्ट है आगे भागना, जिसके वजह से मिडफील्ड में स्पेस क्रिएट हो गया। तो काफी बड़े बड़े स्पेस, टू मेनी ट्रांजिशन, इम्पॉसिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल फॉर वन मिडफील्डर टू कवर इट। आप उस जगह पे लोथार मैथ्यूज को डाल दो, या फिर फबिन्हो डाल दो, या आज के तारीख में आपको जो भी मिडफील्डर पुराने जमाने में वर्ल्ड क्लास लग रहे हैं उन्हें डाल दो, वो कवर नहीं कर पाएंगे। बट ये सिस्टम को कैरिक ने बचाया कैसे? उसने 4-2-3-1 खिलाया, जिसमें फ्रंट फुट में डुअल यूनाइटेड करने लग गया, एरियल डोमिनेंस और बढ़ गया, लेट बॉक्स अराइवल्स बढ़ गए, गोल्स आने लग गए कैसेमिरो से। ही इज स्टिल द सेम प्लेयर, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट परसेप्शन। सो कैसेमिरो कभी फिनिश था ही नहीं, कैसेमिरो मिसयूज था। इसी के साथ आता है तीसरा प्लेयर, कोबी माइनू। अगर मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूं, कोबी माइनू जनवरी 1 को नापोली ज्वाइन करने वाला था, यूनाइटेड और नापोली बात कर रहे थे। देन रूबेन अमोरिम हैपेंड, ही लेफ्ट द क्लब, एंड कैरिक ने आते आते ही कोबी माइनू को बोला, यार तेरा टैलेंट ऑब्वियस है, बट यू नीड टू स्टार्ट परफॉर्मिंग। तो कैरिक ने किया क्या? उसे एक ऐसे रोल में डाला जिसके वजह से उसने अपना यूथ करियर बनाया है, क्योंकि वो प्रेस रेजिस्टेंट है, टाइट स्पेसेस बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, शॉर्ट कॉम्बिनेशन अच्छा खेलता है, बॉल कैरी कर सकता है। कैरिक ने यहाँ पे ब्रिलियंट कोचिंग का दर्शन किया है, जहां उसने बोला है लाइन ब्रेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी शिफ्ट हो गई है। सेंटर बैक्स और फुल बैक्स जो अब पीछे खेलते थे, एकदम बॉल यहां वहां खेलते थे, अब उनको बोला आप डालिए बॉल आगे। सो कोबी माइनू गेट्स द बॉल इन दो जोन्स वेयर ही कैन कंबाइन विद ब्रूनो फर्नांडिस, मथायस कुन्या, ब्रायन एम्बुमो, जो भी आगे पीछे खेल रहे हैं, पैट्रिक डोरगू, जहां वो कंबाइन कर सके, बॉल कैरी कर सके और कनेक्ट कर सके। और कैसेमिरो जो उसकी वीकनेस थी वो भी कवर हो गई, क्योंकि कोबी माइनू अपने जगह से नहीं हिलता था, कैसेमिरो अपने जगह से नहीं हिलता था, तो मिडफील्ड स्टैक लगने लग गया। इसीलिए कैरिक का चेंज सिर्फ एक टैक्टिकल चेंज नहीं था, वो एक डेवलपमेंटल भी था। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। कैसेमिरो समर में चला जाए और सब पूछ रहे हैं रिप्लेसमेंट कौन है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसे लाओ, उसे लाओ, वो वैसा खेलता है जैसे एलियट एंडरसन ऐसा खेलता है, कार्लोस बलीबा वैसे खेलता है, मतलब सैंड्रो टोनाली के रूमर्स आ रहे थे यहाँ वहां। बट एलीट फुटबॉल में प्लेयर्स कभी रिप्लेस नहीं होते, आइडियाज रिप्लेस होते हैं। यूनाइटेड को चाहिए ब्रूनो के रिस्क को कवर करने वाला मिडफील्डर, ट्रांजिशन एथलीट, बॉल रिकवरी इंजन, काम पोजीशन प्रोफाइल। तो मैंने क्या किया, मैं सोच रहा था एक्चुअली यूरोप के टॉप 5 लीग में मैं ऐसे कोई प्लेयर देखना चाहता हूं जो मुझे कासेमीरो और ब्रूनो का एक हाइब्रिड मिले। मैं इसलिए कासेमीरो और ब्रूनो का हाइब्रिड कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप कासेमीरो पोजीशन में खेलते हो तो देयर इज अ सर्टेन एक्सपेक्टेशन कि आप सेट पीस में भी थ्रेट बने, ठीक है, आप बॉल भी अच्छा पास करें, टैकल भी विन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये समझना पड़ेगा कि कासेमीरो जैसे प्लेयर का सबसे बड़ा इंपैक्ट है पिच पे, जब वो सबसे काम रहता है। एक्चुअली मैं ना थोड़ा कासेमीरो का नंबर्स देख रहा था जो एथलेटिक ने पब्लिश किया है 25-26 सीजन में।
तो ऑब्वियसली वो 33 इयर्स ओल्ड हो चुके हैं। इस सीजन उन्होंने 1734 मिनट्स कुछ खेला एज अ सेंट्रल मिडफील्डर या एज अ नंबर 6 जो आप कह सकते हो। अगर आप देखोगे फ्रंट फुट डिफेंडिंग में कासेमिरो 98th परसेंटाइल में है, एरियल वॉल्यूम विनिंग में 89 परसेंटाइल और गोल थ्रेट में 91st परसेंटाइल में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ यूनाइटेड को सडनली एक अटैकिंग ऑप्शन मिल गया है। लॉन्च पासेस को 67 परसेंटाइल पे है और क्रिएटिव थ्रेट में 62। इसका मतलब यह है कि उनका काम है सेट पीस अटैक करना। अगर आप बॉल कैरी प्रोग्रेशन देखोगे वो सिर्फ 27% पे है और पास प्रोग्रेशन 45, लूज बॉल 65% रिकवरीज है उनका। इसका मतलब यह है उनका काम है डर्ट साफ करना। अगर कोबी माइनू से बॉल मिस हो जाता है या ब्रूनो से बॉल मिस हो जाता है तो उनका काम होता है ये बॉल जाके फटाफट रिकवर करना। अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार ये तो कासेमिरो हो गया। तो वैसे ही एथलेटिक में उन्होंने एक और चीज बोली थी कि वर्ल्ड में टॉप 5 लीगों में कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कासेमिरो के एकदम नजदीक आते हैं। सबसे पहले कासेमिरो के एकदम नजदीक आते हैं वाटरबर्गर। वाटरबर्गर पिछले साल जिन्होंने भी चैंपियनशिप देखा उनको याद रहेगा कि वो स्टोक सिटी के लिए खेलते थे। फिर अभी उन्होंने एक मूव लिया है। क्रिएटिव थ्रेट कासेमिरो से काफी ज्यादा है, एरियल बॉल विनिंग भी काफी ज्यादा एबिलिटी उनमें है, फ्रंट फुट डिफेंडिंग में आगे है, लॉन्च पासेस में आगे है, पास प्रोग्रेशन में ठीक है। बट उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लूज बॉल रिकवरी। यहाँ पे वो कासेमिरो पे काफी पीछे है। एक इंटरेस्टिंग प्लेयर जो मुझे काफी टाइम से पसंद है वो है मामदू संगारे। मामदू संगारे आर्सेनल, बायर्न म्यूनिख, यूनाइटेड, ही इज अ माली इंटरनेशनल जो काफी लिंक्ड है। अगर आप उनका डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम देखोगे तो कासेमिरो से काफी अच्छा है, क्योंकि लूज बॉल रिकवरी में 98%, फ्रंट फुट में 96, बट पासिंग एबिलिटी काफी एवरेज है मैं कहूंगा। बट लेंस जैसी टीम भी है, वो सेट एट द बैक करती है और वो पासिंग रेंज उतना नहीं है। दो इंटरेस्टिंग प्लेयर जो मुझे लगते हैं, एक है सैंटी कोमेसाना जो विलारियल के लिए खेलते हैं, काफी हद तक वो सेंटर बैक भी खेलते हैं उनके लिए। 29 ईयर्स के हैं, थोड़े से ओल्ड है कंपैरेटिवली। बट अगर मैं उनकी एबिलिटी की बात करूं, उनकी गेम रीडिंग बहुत सही है। अगर आप नंबर्स देखोगे कैरी प्रोग्रेशन उनका बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो हमेशा बॉल ब्रेक करके हमेशा बॉल आगे पास करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप देखोगे कि वो एक रेंज तक पास करेंगे और रुक जाएंगे। डिफेंसिवली ठीक ठाक है। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग प्लेयर यहाँ है एडरसन ऑफ एटलांटा। अगर मैं बात करूं यूनाइटेड को एक ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो सिंगल बेस्ट साइनिंग हो, वो सबसे बेस्ट या बैलेंस टैक्टिकल फिट एडरसन होने वाला है, क्योंकि डिफेंसिव सिक्योरिटी देगा, बॉल रिकवरी अच्छी है। अगर मैं नंबर्स में बात करूं, लूज बॉल रिकवरी 87% है, फ्रंट फुट डिफेंडिंग 83% है, परसेंटाइल है, पास प्रोग्रेशन 65 है, गोल थ्रेट 62 है। उतना कोई गोल थ्रेट नहीं है, बट वो आपको बॉक्स टू बॉक्स कवरेज देता है। मतलब ब्रूनो फ्री हो जाएगा, माइनो प्रोटेक्ट होएगा, क्योंकि एडरसन एक ट्रांसफर नहीं, एक टोटल सिस्टम स्टेबलाइजर बन जाएगा, जिसके वजह से मैन यूनाइटेड का जो मिडफील्ड है वो काफी आपको बैलेंस लगने की तरह वो ऑपरेट करेंगे। बट यूनाइटेड को एक मिडफील्डर नहीं, 2 से 3 मिडफील्डर चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फैंस का मैनुअल उतारने पे भी कोई खास भरोसा है नहीं, और सच्चाई ये है कि कोई उसे रेड भी नहीं करता। तो यूनाइटेड के लिए परफेक्ट रिबिल्ड होगा तो होगा क्या? सबसे पहले तो एडरसन जैसे एक प्लेयर को टारगेट करना चाहिए, उसके साथ आना चाहिए एक एलियट एंडरसन जैसा प्लेयर। देखिए, एंडरसन आपको एलिट बॉल रिकवरी देगा, प्रोग्रेसिव पासिंग देगा, एक हब बन जाएगा पासिंग का जहां बॉल उसी के थ्रू निकलेगी। ऑफ द बॉल इंटेलिजेंस है, ये क्रिएट करता है मॉडर्न बैलेंस पिवट। एडरसन और एलियट एंडरसन का जो आपका कॉम्बिनेशन है, डिस्ट्रॉयर मॉडल का एवोल्यूशन होगा। बट मोर ऑफन देन नॉट मुझे ऐसा लग रहा है कि एलियट एंडरसन एक मैन सिटी टाइप प्लेयर है, क्योंकि जो जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया, मैन सिटी के मिडफील्ड में एकदम परफेक्ट सूट होता है। और नॉटिंघम फॉरेस्ट एलियट एंडरसन को 60 70 80 मिलियन के ऊपर ही बेचेगी। वो तो कह रहे थे कि 100 मिलियन चाहिए मुझे, ठीक है। इसके बाद आता है मेरे हिसाब से सबसे लॉजिकल ऑप्शन, वो है कार्लोस बलीबा। देखिए, कार्लोस बलीबा का ये सीजन कुछ खास गया ही नहीं है। स्टार्ट ऑफ द सीजन से लेके अब तक प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूट होने वाले प्लेयर कार्लोस बलीबा है। कभी कभी सब्स्टिट्यूशन उनके फिटनेस की वजह से हुआ है, कभी कभी गेम इतनी खराब गई है, या फिर फाबियन मुर्सलर को कार्लोस बलीबा को हटा के एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर ऐड करना, एक एक्स्ट्रा अटैकर ऐड करना पड़ा। बट कार्लोस बलीबा आपको एलिट एथलेटिज्म देता है, प्रोग्रेसिव बॉल कैरी देगा, प्रेस रेजिस्टेंट है, ट्रांजिशन एक्सप्लोसिवनेस है।
जितने टाइम वो आज भी खेल रहे हैं ब्राइटन के लिए, अगर आप कार्लोस बलीबा को देखेंगे, उस बंदे का एक्सप्लोसिवनेस ऑफ पेस बहुत एविडेंट है, बट अंडर डेवलप्ड है, और वो कोई शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं है, वो हाई सीलिंग है फ्यूचर उसका, बट इंपॉर्टेंट ये है कि उसे टाइम देना पड़ेगा. सो इफ यूनाइटेड डोंट गेट एन एलियट एंडरसन, Carlos Baliba is an option, and right now Brighton cannot ask 100 for him. He will come at a much cheaper price क्योंकि फॉर्म तो बहुत खराब है. तो Brighton will still try to hold on to 50-60 million. आपको एडम वॉर्टन जैसा प्लेयर 60-70 मिलियन में नहीं मिलने वाला, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस जिस मोड पे जा रही है, ठीक है, वो अपने प्राइस एसेट को भी अच्छा खासा अमाउंट में बेच रहे हैं. तो आई थिंक एडरसन एंड एलियट एंडरसन इज माय ड्रीम कॉम्बिनेशन, बट इफ नॉट वील हैव टू सी अगेन और कोई मिडफील्डर मिल रहा है कि नहीं. देखिए, फुटबॉल इनोवेशन के पीछे भागता है. काफी टाइम से ये चल रहा है कि नए शेप आ रहे हैं, नए ट्रेंड आ रहे हैं, नए आइडियाज आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी सबसे पावरफुल सोल्यूशन सबसे सिंपल सोल्यूशन होता है. कैरिक ने मैन यूनाइटेड को कभी री इन्वेंट नहीं किया, उसने उन्हें रीअलाइन किया है. ब्रूनो को उसके घर के नजदीक यानी जोन 14 या नंबर 10 पोजीशन में फिर से डाला. कासेमीरो को प्रोटेक्शन मिला. माइनू को एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जहां पे माइनू को बोला, यार तू तेरा गेम खेल, कासेमीरो तुझे प्रोटेक्ट करेगा. कासेमीरो को ये बोला कि माइनू पास करेगा, तू सिर्फ ब्रूनो और माइनू के बीच में रहे और उन्हें प्रोटेक्ट कर. जब अलाइनमेंट वापस आ जाता है ना, तो फुटबॉल फिर से नेचुरल लगने लगता है. कभी कभी प्रोग्रेस आगे बढ़ने से नहीं, सही जगह पे वापस आने से भी आती है. ये था मेरा एनालिसिस ऑफ व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड डू टू रीबिल्ड एंड रीफिक्स द मिडफील्ड. अगर आपको ऐसे कंटेंट अच्छे लगते हैं, काइंडली सब्सक्राइब, शेयर, एंड होपफुली यू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.